अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोमांटिक उर्दू नावल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं लाई हूँ आपके लिए आज रखेल नावल का अगला हिस्सा। नावल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं रखेल नावल का अगला हिस्सा। इसे कहते हैं एक तीर से कई शिकार। सांप को मारकर लाठी टूटने ना देना, आम खाकर गुठलियों के दाम खड़े करना और लाठी वाले को बंदूक दिखाकर भैंस छीन लेना। इखलाक हुसैन ने मुख्तलिफ कहावतों को अपनी चालबाजी के साथ जोड़ते हुए कहका लगाया। कोई शक नहीं शाहजी के आप तमाम गैंग्स के सरबराह बनने के लायक हैं। निशाद अफरीदी ने इसे सराहा। मैं अकेला नहीं खान साहब, तुम मेरा दायां हाथ हो। सच कहूँ तो तुम्हारे बिन मैं अधूरा ही हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि तुम कबीर दादा पर एसपी के कत्ल का इल्ज़ाम कैसे धरोगे। यकीन मानो ऐसी कहानी जोड़ी है कि कबीर दादा खुद भी अपनी ज़ात पर शक करना शुरू कर देगा। अब मैं शमशेर दादा की आमद का इंतज़ार है, देखना कैसे इसके दिमाग में कबीर दादा की रखेल के बारे गलत फहमी भरता हूँ, और कबीर दादा भी इसी सूरत में इसके मुकाबिल होगा कि शमशेर दादा इसकी रखेल पर हाथ डाले, वरना तो वो हर सज़ा कबूल कर लेगा। निशाद ने पूछा, शमशेर दादा किस वक्त तक पहुँच जाएगा? समंदरी रास्ते से आ रहा है, मज़ीद घंटा डेढ़ लगेगा। इस्तकबाल के लिए चलना है कि नहीं? इखलाक हुसैन ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं शहाब, कसूरी को सब कुछ संभालने दो, हम बाद में मुलाकात कर लेंगे। निशाद नदीदेपन से बोला, आज की रात तो सपनों की तकमील की रात है। उम्मीद है कल तक पूरा खेल अपने बिस्तर तक पहुंच जाएगी। वैसे मुझे लगता है पहले नंबर के हसूल की कोशिश में अपने दरमियान भी झगड़ा होने वाला है। इखलाक हुसैन ने मकरूल लहजे में हंसा। कुरानदाजी शाहजी पर्ची डालेंगे। निशाद ने फ़ौरन झगड़े का हल पेश किया। इस बारे तो तुम्हारा दिमाग खूब काम करता है। सही कहा, इस अप्सरा की ख्वाब जाने कब से देख रहा हूँ। वैसे कबीर दादा की मौत पर बेचारी दुखी तो होगी, फिर शमशेर दादा भी तो इसे अदमुआ करके ही छोड़ेगा। इखलाक हुसैन ने दिमाग भरी में गलाजत उगली। निशाद फखरिया लहजे में बोला, एक बार खान की मोहब्बत चख ली, फिर किसी कबीर दादा की याद इसके दिल में बाकी नहीं रहेगी। और जहाँ तक शमशेर दादा का ताल्लुक है तो इतनी दूर से आ रहा है, ऐसा नाम इसका हक बनता है। इखलाक हुसैन हंसा। कबीर दादा भी तो खान ही है, कल तक है नहीं था, हो जाएगा। निशाद ने दांत पीसे। इखलाक हुसैन ने ज़ोरदार कह के साथ इसकी ताहीद की थी। एक खौफ मेरे दिमाग में अब तक बकाया है, कहीं वो बेगैरत शमशेर दादा के सामने घुटने न टेक दे और अपनी रखेल एक रात के लिए इसके हवाले न कर दे। निशाद ने अंदेशा जाहिर किया। इखलाक हुसैन ने इसे तसल्ली देते हुए बोला, यकीनन तुम कबीर दादा की फितरत से नावाकिफियत की बुनियाद पर ऐसा कह रहे हो। हज़ार मुखालफत के बावजूद मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि कबीर दादा एक गैरतमंद शख्स है, और सबसे बढ़कर वो इस लड़की की मोहब्बत में सरतापा डूबा हुआ है। इसलिए ये ख्याल तो दिल से निकाल दो कि वो शमशेर दादा के डर की वजह से अपनी चमक चलो इसके हवाले करने पर तैयार होगा। कबीर दादा की मौत, इसकी चमक छल्लों का अपने कब्जे में आना और अगले चंद माह के अंदर तमाम गैंग्स की सरबराही पेश की मुबारकबाद। निशाद अफरीदी ने शराब का जाम हवा में बुलंद करके इखलाक हुसैन की तरफ बढ़ाया। सामने से इखलाक हुसैन ने भी अपना जाम इसके जाम से टकराकर खैर मुबारक कहा, और दोनों ने गिलास होंठों से लगा लिया। गिलास से एक लंबा घूंट लेते हुए इखलाक हुसैन ने कहा, एक बात का ख्याल ज़रूर करना। क्या? निशाद अफरीदी ने सवालिया नज़रें इसकी जानिब घुमाई, और इखलाक हुसैन ने इसे नई हदायत देने लगा। निशाद इससे इत्तफाक करने के अंदाज में सर हिलाता रहा। सारी रात वो गप्पे हाँकते रहे। तनावश की भोली भाली मासूम बातें, शौकी भरी शरारतें, नाज़ो अदा और नखरे, कभी दादा इसकी बातों से सैर ही नहीं हो रहा था। जाने कहाँ कहाँ के किस्से, कैसे वाक़यात इसे याद आ रहे थे। सुबह की अज़ान सुनकर वज़ू करने गुसलखाने की तरफ बढ़ी, मगर जाते हुए मेरी वापसी तक सोना नहीं कहकर गई थी। नमाज़ पढ़कर वो फिर इसके करीब आ गई। एक बात कहूँ, खफा तो नहीं हो गए? ठंडा हाथ इसके गालों पर फेरते हुए वो पूछने लगी। कभी दादा ने मुंह बनाते हुए कहा, हो भी गया तो तुमने कौन सा खफा रहने देना है, मिस मुसीबत कहीं की। मुतरन्नम कह के इसे कबीर दादा की समातों में रस घोलते हुए वो मजीद करीब हुई और झिझकते हुए कहने लगी, अगर मैं कहूँ आप नमाज पढ़ा करें, दाढ़ी रखाकर किसी मस्जिद की इमामत संभालने के बारे में तो कब कहने वाली हो? मुस्कुराहट कबीर दादा के होंठों का साथ छोड़ चुकी थी। खफा हो गए ना? वो इसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। मेरे अमाल के बारे में जानती हो ना, मैं एक गैंगस्टर हूँ, शराबी, कातिल और पता नहीं क्या क्या। नमाज फिर भी माफ़ तो नहीं हो जाती, क्योंकि मुसलमान भी तो हो। वो बहस पर उतर आई थी। तो जब आदमी जुर्म नहीं छोड़ सकता तो नमाज का फ़ायदा? नमाज पढ़ना एक मुस्तकिल हुक्म है और जुर्म एक अलहदा मसला। क्या किसी आलम से ये सुना है कि मुजरिम की नमाज कबूल नहीं की जाती? ज़्यादा से ज़्यादा नमाज पर पहुँचने वाला सवाब नहीं मिलेगा, फ़र्ज़ तो ज़िम्मा से साकित हो जाएगा ना। क्या मुझे सोने की इजाज़त दोगी या मैं दूसरे कमरे में चला जाऊँ? इसने नागवारी के इज़हार में बुख़्ल से काम नहीं लिया था।
अच्छा, इस बारे सोचना ज़रूर, बाकी आपको सुलाने के लिए कनीज़ मौजूद है ना? मुतमईन अंदाज में कहते हुए वो धीमी अंदाज में गुनगुनाते हुए इसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। वो पत्थर पर पहले ही चोट लगा चुकी थी, अब ये पत्थर की सख्ती पर मुनसर था कि कोई इतनी चोटें सह पाता है। वो काफ़ी देर से जागे थे, दोपहर के खाने का वक्त था, मगर इसके बावजूद इसने नाश्ते के लवाजमात ही मंगवाए थे। इनके नाश्ता करने के दौरान ही पाशा दस्तक देकर अंदर आया। आए भैया, नाश्ता करें। इसे देखते ही तनाविश ने दावत दी। नाश्ता क्या, मैं खाना भी खा चुका हूँ, सिर्फ चाय लूँगा। नशिस्त संभालते हुए इसने थर्मास से अपने लिए चाय उंडेली और कबीर दादा की तरफ मुतवज्जा हुआ। काफ़ी देर से आपके जागने का इंतज़ार कर रहा था। मुझे रात ही को पता चल गया था। पाशा के अंदाज ही से इसकी समझ में आ गया था कि वो एसपी की मौत को बताने लगा है। रात को आप काफ़ी देर से लौटे थे। हाँ, दिन को कुछ काम रह गए थे, लेकिन हाथों वो भी निपटा दिए। बाकी इसे मैंने कत्ल नहीं किया। जानता हूँ, मैं अजीम वगैरह से तफसीली गुफ्तगू कर चुका हूँ, मगर सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा करने वाला है कौन? मेरी बला से कोई भी हो। कबीर दादा ने बेपरवाही से कहा। शमशेर दादा थोड़ी देर तक कराची पहुंचने वाला है। पाशा का अंदाज इंकशाफ करने वाला था। एकदम तनाविश की आंखों में देवनमा हबशी की शबी नमूदार हुई, जिस वीडियो में कबीर दादा शमशेर दादा के नाम से पुकार रहा था। जानता हूँ, मगर बुलाने वालों के पास कोई वाज़ेह सबूत मौजूद नहीं है। देख लें, आप शमशेर दादा की अक्खड़ तबीयत से तो वाकिफ़ है ना? अगर उन्होंने पहले ही से इनके कान भर दिए तो क्या होगा? दो थप्पड़ ही लगाएगा और खून बहा अदा करने का कहेगा। इसके अलावा क्या हो सकता है? कबीर दादा इस मसले को कोई अहमियत देने पर तैयार नहीं था। पाशा मानी खेज लहजे में बोला, आप असल बात भूल गए हैं या नज़रअंदाज करने पर तुले हैं। क्या कहना चाहते हो? कबीर दादा की आंखों में उलझन थी। प्यारी बहना, एक प्याली काफ़ी की मिल जाएगी। पाशा तनाविश की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो बड़े गौर से इनकी बातें सुन रही थी। अभी लाई भैया। वो खुशदिली से मुस्कुराते हुए उठ गई, लेकिन इसके दिमाग में बेचैनी ज़रूर दौड़ गई थी। इतनी बच्ची नहीं थी कि पाशा के मकसद को ना पहुंचती। तनाविश के कमरे से निकलते ही वो कबीर दादा को मुखातिब हुआ। अगर शमशेर दादा तमाम के सामने आपकी तौहीन करता है, थप्पड़ मारता है, पिटाई वगैरह करता है, क्या आप मुंह खोलेंगे? कबीर दादा के होंठों पर फीकी मुस्कुराहट नमूदार हुई। मुमकिन ही नहीं, वो मेरा उस्ताद है। ठीक है, आपको फैंटी लगाकर वो चंद करोड़ तावान अदा करने का हुक्म देता है, इस पर आपको कोई एतराज़ होगा? बिल्कुल ही नहीं। कबीर दादा का जवाब एक बार फिर नफ़ी में था। तो जिन लोगों ने इतनी बड़ी साजिश तैयार की, दो सरबराहों को कत्ल कराया, क्या इनका यही मंसूबा होगा कि शमशेर दादा आए और कबीर दादा की पिटाई करके चला जाए, जबकि वो ये भी जानते हैं कि कबीर दादा को शमशेर दादा के थप्पड़ खाने में कोई बेइज्जती या तौहीन का एहसास नहीं होता? कबीर दादा ने उलझन आमेज लहजे में पूछा। मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा। क्यों आपके दिमाग में गुड़िया बसी है? मेरे अंदेशे बिल्कुल ठीक थे। गुड़िया की मोहब्बत ने आपके दिमाग को कुछ सोचने के काबिल ही नहीं छोड़ा। कबीर दादा बेजारी लहजे में बोला, बकवास ना करो यार। फसीउद्दीन की मौत के साथ ही मैंने इस सारे मामले पर तहकीकात शुरू कर दी थी। वो वाकई बेकसूर था। इसने गुड़िया को अगवा नहीं कराया था, और जिसने भी अगवा कराया, इसका मकसद आपके हाथों फांसी हथछट को कत्ल कराना था। गुड़िया को वहाँ मखसूस नशा देकर पहुंचाया गया, और जिस वक्त फांसी वहाँ पहुंचा, गुड़िया अपने हवासों में ही में नहीं थी। इस बेचारे ने समझा कि हमेशा की तरह कोई लड़की वहाँ लाई गई है। मैंने गुड़िया से पूरी तफसील पूछी है, और इससे मैंने यही नतीजा अख्ज़ किया है कि फसीउद्दीन को फांसा गया है। इसका अंदाज गुड़िया के साथ ऐसा ही था जैसे वो अपनी मर्जी से वहाँ गई हो। फिर आप इसे कत्ल करके वहाँ से बाहर निकल आए, और जिस आदमी ने आपको इतला दी थी, इसे भी कत्ल करके वहीं फेंक दिया गया, ताकि आप पर इल्ज़ाम लगाया जा सके। अब ये सवाल कि इस मामले में फांसी ही को क्यों चुना गया, तो इसका जवाब ये है कि शमशेर दादा का रिश्तेदार है, और इसी की वजह से शमशेर दादा को ज़्यादा गुस्सा आना था। अब एसपी के कत्ल को ले लें तो इसमें भी गुड़िया का नाम किसी न किसी के हवाले से आ गया है। एसपी ने गुड़िया की तौहीन की कोशिश की और अपनी इज्जत खराब करा बैठा, लेकिन मंसूबा बनाने वालों ने इस पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि एसपी ही को खड्डे लाइन लगा दिया। मान लिया, तुम ठीक कह रहे हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि इसमें नौशाद अफरीदी और इखलाक हुसैन पेश पेश हैं, लेकिन वो चाहते क्या हैं? पाशा ने इत्मीनान भरे लहजे में बोला, आपकी मौत। गोया वो शमशेर के दादा के हाथों मुझे मरवाना चाहते हैं। हाँ। पाशा ने इस बात में सर हिलाया। कबीर दादा ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा, कम अज़ कम इतना मुझे यकीन है कि शमशेर दादा मुझे कत्ल नहीं कर सकता। पाशा ने मानी खेज लहजे में पूछा, अगर आप शमशेर दादा के साथ लड़ने पर आमादा हो जाएं तो क्या ऐसा होना नामुमकिन होगा? मैं शमशेर दादा के मुकाबिल आने का सोच भी नहीं सकता। दुरुस्त कहा, लेकिन इसने गुड़िया के साथ कुछ ऐसा वैसा करना चाहा तो आप खामोश बैठे रहेंगे? औरतों के बारे शमशेर दादा की शोहरत कितनी ख़राब है, ये आप भी जानते हैं। इस तरह ये बात भी ज़हन में रहे कि तमाम गैंग्स के सरबराह अभी तक गुड़िया को आपकी बीवी का दर्जा नहीं देते, और इसी की वजह से आपका शहाब कसूरी के सामने ये एतराफ़ करना कि आपने ये निकाह नज़रिया ज़रूरत के तहत पढ़ाया है, यानी निकाह का मकसद बस गुड़िया को आगे का फ़िक्रा पाशा अदा नहीं कर सका था। लम्हा भर सोच में डूबे रहने के बाद कबीर दादा ने पुरख्याल लहजे में तौजिया किया, शमशेर दादा मुझे सज़ा देने के लिए सारे मसले की जड़ यानी तनाविश का मुतालबा करेगा, मैं इनकार कर दूंगा। इसके बाद 2 जमा 2 4 की तरह सारी कहानी वाज़ेह है। पाशा ने कहा, आप हकीकत तक पहुँच गए हैं। हल बताओ। कबीर दादा के चेहरे पर छाई गंभीरता इसकी परेशानी का ऐलान कर रही थी। बिल्कुल आसान है, शमशेर दादा की वापसी तक गुड़िया को मंजर आम से हटा दो। तुम्हारा दिमाग कोई ज़्यादा ही काम नहीं करने लगा? कबीर दादा के चेहरे पर मौजूद परेशानी खुशगवार मुस्कुराहट में तब्दील हो गई थी। नवाजिश।
पाशा अदाब कहने के अंदाज में माथे की तरफ हाथ ले जाने लगा। कहाँ भेजें? पाशा ने जवाब दिया, कहीं भी, 2-3 मुहाफिज साथ भेज दें, किसी ऐसे मकाम पर जहाँ इसे ढूंढा ना जा सके। मेरा ख्याल है बाकिर और रुखसार को साथ भेज देता हूँ। बाकिर का ताल्लुक हैदराबाद से है, वहीं इसके घर 2-3 दिन रह लेगी। अगर गुफ्तगू का मौजू मैं हूँ तो यकीनन मेरा जवाब ना में होगा। ट्रे में काफ़ी की प्यालियाँ सजाए अंदर आती तनाविश ने कभी दादा के अल्फाज सुन लिए थे और जवाब देने में 1 सेकंड की भी ताखीर नहीं की थी। जल्दी जल्दी अपना मुख्तसर सामान बैग में डालकर तैयार हो जाओ, कोई बहस तकरार नहीं सुनूंगा, बस 2-3 दिन की बात है, फिर वापस आ जाना। तनाविश की आंखों में नमी उभरी और वो मुंह बसुरते हुए बोली, मैंने रोना शुरू कर देना है। पाशा काफ़ी की पैरी उठाकर ख्वाबगाह से बाहर निकल गया। यकीनन मियाँ बीवी तन्हाई में ज़्यादा खुलकर एक दूसरे को कायल कर सकते थे। करीब आओ, कबीर दादा ने इसे पास बुलाया। फौरन इसके हाथ जोड़कर बैठते हुए तनाविश ने सर इसके कंधे पर रख दिया। आपके बगैर मेरा एक पल भी नहीं गुजरता, 2-3 दिन कैसे गुजरेंगे? तुम्हारे बिना हर लम्हा मुझ पर क़यामत बनकर गुजरता है मेरी जान, मगर कभी कभी मजबूरी की हालत में ऐसे फैसला करने पड़ जाते हैं। बस इतना जान लो कि तुम्हारा जाना इतना ही ज़रूरी है जितना हमारा रिश्ता बाकी रहना। अब ना कोई सवाल, ना तकरार और ना रोना धोना, बस चुपचाप मुख्तसर सा सामान समेटो, अगले आधे घंटे में तुम हैदराबाद जा रही हो। कबीर, दर्द भर सिसकी तनाविश के मुंह से बरामद हुई। कबीर की जान, अगर तुमने एक भी आंसू बहाया तो खफा हो जाऊंगा, मगर आंसू इख्तियारी तो नहीं होते कि रोक लेती। कबीर दादा ने इसे अपने साथ भेजे हुए कहा, अच्छा पक्का वादा रहा, जब तुम वापस आओगे ना तुम्हारे साथ सुबह की नमाज पढ़ा करूंगा। तनाविश की रोनी सूरत पर हैरानी भरा तबस्सुम उभरा। पांचों, कबीर दादा नफी में सर हिलाया, जिस नमाज के वक्त तुम्हारे पास हुआ बस वो पढ़ूंगा, ठीक है, लेकिन रात को कॉल पर पर भी बात करोगे? वो मोहब्बत भरे लहजे में बोला, हाँ सारी रात बात करूंगा, मुझे भी तो नींद नहीं आएगी अपनी दुल्हन के बगैर। और तनाविश का गुफ्तगू का सहारा लिए बगैर दिल में मचलते जज्बात का इजहार करने लगी, और जज्बात की शिद्दत से तो कबीर दादा का दिल भी भरा था। मोहब्बत करने वालों के लिए सबसे मुश्किल घड़ी दूर जाने की होती है, चाहे वो दूरी आर्जी हो या मुस्तकिल। घंटा भर में वो एक छोटे से बैग के साथ कार की अगबी नशिस्त पर बैठ चुकी थी। वो कॉलेज वाली यूनिफॉर्म में थी। बैग में इसने पुराने कपड़ों के जोड़े ही रखे थे, क्योंकि जिसको दिखाने के लिए वो सजना चाहती थी जब वो पास ही नहीं था तो संवरने का क्या फ़ायदा। कमरे से निकलते वक्त जाने वो क्या क्या पढ़कर कबीर दादा पर फूंकती रही थी। ड्राइविंग सीट पर बाकिर और इसके साथ रुखसार बैठा था। दोनों मुसल्लह थे। वो इलाही बख्श ड्राइवर वाली सफ़ेद कार साथ ले जा रहे थे। कोठी से निकलने तक कबीर दादा तनाविश को देखता रहा। इसकी भी सोगवार नजरें कबीर दादा के चेहरे पर गड़ी थी। तनाविश को रुखसत करके वो ड्राइंग रूम में आ बैठा। पाशा इसके साथ ही था और फिर वो वहीं बैठे गपशप कर रहे थे जब शहाब कसूरी की घंटी आ गई। वो कबीर दादा को रात की दावत पर माँ फैमिली मदु कर रहा था। इसके कहने के मुताबिक वो दावत शमशेर दादा की आमद पर दी जा रही थी। वो खुशीबाशी से बोला, ज़रूर कसूरी साहब, शाम को हाजिर हो जाऊंगा। कबीर दादा के बाद शहाब कसूरी की कॉल पाशा को भी वहीं बैठे मिली थी। पाशा खांसता हुआ नहीफ अंदाज में बोला, कसूरी साहब, मैं तो मौसमी बुखार के कब्जे में हूँ, शायद हाजिर ना हो पाऊँ। अगर मेरी माजरत कबूल कर लें तो मेहरबानी होगी। शमशेर दादा किसी खास मकसद से तशरीफ़ ला रहे थे। बहरहाल ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो आपको बाद में बुलवा लेंगे। शुक्रिया कसूरी साहब, मैं कोशिश करूँगा कल सुबह शमशेर दादा से मुलाकात का शर्फ हासिल कर लूँ। और कसूरी ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। बात ख़त्म होते ही कबीर दादा ने पूछा, बहाना क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे आपकी दुर्गत बनते देखने का कोई शौक नहीं है। आपने चुपचाप शमशेर दादा के थप्पड़ खाते रहना है और मैं गुस्से में अपना आधा खून खुश कर लूँगा। ये भी मुमकिन है कि कोई और बेवकूफ़ी कर बैठूँ और इस देव के सामने आप भी आंख नहीं उठा सकते तो मैं शायद इसका एक ही थप्पड़ से जान बर ना हो सकूं। कबीर दादा खिलखिलाकर हंसा, समझदार हो गए हो, सारे फसाद की जड़ वही है दादा। इसी की वजह से कबीर दादा ने ये इंतहाई कदम उठाया, बल्कि इसका नाम लेने की वजह से तो मुझे और नौशाद अफरीदी को कबीर दादा के हाथों पैसे धोना पड़ा। अभी नहीं रखेल को वो अपने सर पर चढ़ाता तो कोई बात नहीं थी, इसने तो हमें इसका जाकर समझ लिया है। इखलाक हुसैन फसीउद्दीन और एसपी के कत्ल पर रोशनी डालकर इनके हादसा की वजह पर रोशनी डाल रहा था। नर्म सोफे में धंसे सांड की तरह पले हुए शमशेर दादा ने हनकारा भरने पर इत्तफाक किया था। इसकी वजह उसे 3 सीटर सोफा भी भरा हुआ नजर आ रहा था। वो लड़की इसके हवासों पर छाई हुई है और लगता यही है कि जब तक वो लड़की मौजूद होगी कबीर दादा किसी और के काम के काबिल नहीं रहेगा। गोया इस मसले का हल इस लड़की की मौत है। शमशेर दादा की आवाज़ भी इसके जुस्से की तरह भारी और पुररौब थी। मारना ज़रूरी नहीं है दादा, बस कबीर दादा की इससे अलहदा कर देना ही काफ़ी होगा। शक्ल सूरत की अच्छी है, यकीनन चंद घड़ियाँ आपको भी लुत्फ़अंदोज़ करेगी। इसके बाद तमाम गैंग्स के बड़ों का हक बनता है इससे अपनी बेइज्जती का बदला लें, क्योंकि इसी की वजह से हमें इतनी तकलीफ हुई और आपको भी जहमत देना पड़ी। शमशेर दादा ने खुद भरे लहजे में बोला, क्या इस काबिल है कि शमशेर दादा इसे अपनी रफ़ाकत का शर्फ बख्श सके? इखलाक हुसैन ने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर तनाविश की तस्वीर सामने लाई और मोबाइल फ़ोन शमशेर दादा की आंखों के सामने पकड़ लिया। तनाविश की ये तस्वीर इसने अपने घर तकरीब की रात बड़ी होशियारी से खींची थी। तस्वीर में सुर्ख रंग का दुपट्टा ओढ़े तिरछी आंखों से किसी को घूर रही थी। कीमती मोबाइल के ताकतवर कैमरे ने इसके चेहरे की सुर्खी सफेदी को भी असल हालत में कैद कर लिया था। आंखों की स्याही और होंठों की कुदरती गुलाबी रंगत ने शमशेर दादा की आंखों में हवस का अलाव रोशन कर दिया था।
अपने भैंसे जैसा सिर ऊपर नीचे हिलाते हुए खौफनाक लहजे में बोला, इसके साथ तो शायद एक रात भी काफ़ी ना हो। इखलाक हुसैन के चेहरे पर खुशामदाना मुस्कुराहट नमूदार हुई। शायद सारी ज़िंदगी फ़ख्र करती रहे कि दुनिया के ताकतवर इंसान की रफ़ाकत में से 1-2 रातें गुजारने का शर्फ हासिल हुआ। कबीर को ताकीद कर दो कि इसे साथ ही लाए। शमशेर दादा शहाब कसूरी की तरफ मुतवज्जह हुआ। शहाब कसूरी जल्दी से बोला, बता दिया है दादा, और वो आपको मिलने भी आया था। मैंने कह दिया दादा, इसे रात को तकरीब ही में मिलेंगे। शमशेर दादा बोला, सही कहा, और आज तो इसकी अच्छी खबर लूंगा। एक छोकरी के लिए बावला होता फिर रहा है कंजर। इसी दिन के लिए इसे तरबियत दी थी कि लड़की के पीछे पड़कर अपने मकसद से गाफिल हो जाए। ये लड़कियां तो बस 1-2 रात ही के लिए बर्दाश्त की जा सकती हैं, और फसीउद्दीन कत्ल के बदले तो इसे काफ़ी जुर्माना भुगतना पड़ेगा। खामोश बैठे नौशाद अफरीदी ने नुक्मा दिया, दादा हमें इस लड़की का या कबीर दादा से कोई गर्ज नहीं, मगर कबीर दादा इसकी वजह से हमारे काम में भी रखना अंदाज होता रहा है। आज हम यकजा और मजबूत हैं। अगर कबीर दादा को फौरन लगाम ना डाली गई तो सख्त इंतशार फैल जाएगा, और वो सल्तनत जिसकी बुनियाद आपने रखी थी मुंतशिर और टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। फिक्र ना करो, इसके बाद रुखना अंदाज नहीं होगा। इसे और इसकी रखेल को ऐसा सबक पढ़ा कर जाऊंगा कि जो इतनी जल्दी नहीं भूला करता। शमशेर दादा की बात पर इखलाक हुसैन और नौशाद अफरीदी के चेहरे खुशी से खिल उठे थे। उन्हें अपनी मंजिल बिल्कुल करीब दिखाई दे रही थी। शहाब कसूरी अलबत्ता किसी गहरी सोच में डूबा दिखाई दे रहा था। दादा ने मिलने से इनकार कर दिया। कबीर दादा पाशा को मुखातिब था। शहाब कसूरी कोठी से मुड़कर वो सीधा घर ही आया था। पाशा ने ख्याल जाहिर किया वो आप पर सख्त गुस्सा है, और अभी मिलने में यकीनन इसका गुस्सा ठंडा होने का अंदेशा था, जबकि वो तमाम के सामने आपको सरजश करना चाहता है। चलो जितना गुस्सा है उतारने दो, ठंडा होने के बाद मैं उन्हें असल बात बता दूंगा। बाकी मुखालफिन की चाल का तोड़ हम यूं भी कर चुके हैं। गुड़िया के बारे में पूछने पर क्या जवाब दोगे? कर दूंगा कोई बहाना। कबीर दादा के लहजे में इत्मीनान भरा था। अगर तनाविश महफूज थी तो उसे कोई गम और दुख नहीं था। शमशेर दादा के थप्पड़ मुक्कों का वो यूं भी आदी था। काशिफ दादा से बात हुई थी, उन्हें मैंने तफसीलन सारा वाकया बयान किया है। उन्होंने भी गुड़िया को मंजर से हटाने के फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया है। वैसे तुम तनावश में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी नहीं लेने लगे। वो पगली भी भैया भैया करती रहती है। सच कहूँ तो मुझे खुद भी मालूम नहीं है कि ऐसा क्यों है। ज़बरदस्ती बहन बन गई और कोई ऐसा मंत्र पढ़कर फूंका कि लगता है माँ जाई है। रात खाला तो इसे देख देख कर जीती हैं, और उम्मीद यही है 2-3 माह के अंदर इस घर में आपसे ज़्यादा इसका हुक्म माना जाएगा, और वो भी बगैर नागवारी और कोफत ज़ाहिर किए। वो ऐसी ही है यार। कबीर दादा की आंखों में तनावश का मासूम चेहरा रहलाने लगा। मुझसे तो अब इसके बगैर जीने का तस्वर ही नहीं किया जाता। तुम्हारी बेगैरती की वजह से जो 2 रातें मुझ पर क़यामत बनकर गुजरी, वो मैं जानता हूँ या मेरा खुदा। इस बेवफा, खुदगर्ज और धोखेबाज समझने के बावजूद वो इतनी ही प्यारी, इतनी ही अजीज और इतनी ही अपनी लग रही थी जितना कि पहले थी। वो भली सी कहावत है ना कि किसी चली जाने से के बाद ही उसकी अहमियत का पता चलता है, या मरने के बाद। तो यही मेरी साथ भी हुआ है। पाशा हंसा। वैसे मेरी बहना कह तो रही थी कि आप मेरे लिए खुद कोई लड़की ढूंढेगी। अब पता नहीं कब अपने कहे पर अमल करती है। कभी दादा ने मानी खेज लहजे में पूछा, रुखसाना बिन शहाब कसूरी का क्या होगा? बेचारी हर तकरीब में तुम्हारे आगे पीछे फिर रही होती है। वही जो फरहाना बिनते शाजी का हुआ है। इसने तो अब तक हिम्मत नहीं हारी। नौशाद अफरीदी के घर तकरीब में बार बार आपके बारे में पूछ रही थी। आपकी निस्बत से तो मैं ऐसे कहता भी फरहाना भाभी हूँ। कभी दादा मजलूमाना लहजे में बोला, यकीनन तुम अपनी बहन के हाथों मेरा कत्ल कराना चाहते हो। इसकी बात पर पाशा खिलखिलाकर बोला, वैसे दादा बड़ी हैरानी हो जब वो छोटी सी लड़की कहती है कबीर बात सुने। जानते हो वो पहले ही दिन से कबीर कह रही है, और पहले ही दिन से इसका रवैया ऐसा है गोया हमने मोहब्बत की शादी की हो। ना तो मेरे गुस्से को अहमियत देती है और ना डांटने को। अलबत्ता छोड़ देने की धमकी पर इसकी कैंची की तरह चलती ज़बान थम जाती है। कैंची की तरह चलती ज़बान ज़रा थम जाती थी। कबीर दादा के होंठों पर तनावश की शौखियाँ और शरारतों भरी याद खूबसूरत मुस्कान ले आई थी, और इसकी खिदमत सच कहूँ तो अपनी माँ के बाद ये पहली हस्ती है जो मेरे काम इतनी मोहब्बत और खुश दिली से करती है। मेरे खाने पीने, पहनने, सोने, जागने, हर काम पर इसकी गहरी नज़र होती है। गो मेरे पास पहले भी मुलाजमों की कमी नहीं थी, मगर इसकी तरह खिदमत दर्जन भर मुलाजिम भी सर अंजाम नहीं दे सकते। अभी जाकर मेरे लिबास देखो, किसी नफासत से धुले और तरतीब से लटके हुए हैं। जुराबे तक धुली धुलाई खुशबू में बसी हुई मिलेंगी। और जानते हो टाई बांधना कभी भी मुश्किल या दिक्कत तलब नहीं, एक ही तो गिरा लगा दी जाती है। लेकिन जब कोई मोहब्बत से तुम्हारे कॉलर सीधे करके टाई की गिरा लगाए और कॉलरों को दोहरा करे और ढेर सारी दुआएं पढ़कर छाती और चेहरे पर फूंक मारे, तो इंसान खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान समझ लगता है। दादा बस करें यार, मुझे मालूम हो गया है मेरी साहिरा बहन ने आपको किसी काबिल नहीं रखा। वो अनमोल है पाशा। न जाने वो कौन सी खुशकिस्मत घड़ी थी जब इस घर में दाखिल हुई थी। मुझे ख्वाबगाह से बुलाकर एतमाद भरने अंदाज में मुआयदा किया था, और जो दावा करके गई थी इस पर 101% पूरी उतरी। पाशा ने घड़ी पर निगाह दौड़ाते हुए कहा, अच्छा अब उठ जाएं, तकरीब में जाने की तैयारी नहीं करना? और कभी दादा सर हिलाता हुआ खड़ा हो गया।
तकरीब का एहतमाम कोठी की अंदरूनी इमारत के दाखिली दरवाजे से मुल्हक बड़े हाल में किया गया था। चूँकि ये खसूसी तकरीब थी, इसलिए इसमें खसूसी अफराद ही शामिल हुए थे, तमाम गैंग्स के बड़े और इनके घर वाले। कबीर दादा को अकेला देखकर शहाब कसूरी ने हैरत से पूछा, भाभी नजर नहीं आ रही, कोई काम था? मुजमल जवाब देकर वो आगे बढ़ गया। शमशेर दादा के अलावा सारे पहुंच गए थे। फरहाना इखलाक सब हस्बे आदत कबीर दादा को देखते ही इसके करीब पहुंच गई। आ गए हैं आप? कैसी हैं मिस फरहाना? खुशदिली से इसके साथ मुसाफा करने वाले अंदाज में फरहाना ने कहा, बिल्कुल ठीक हूँ कबीर साहब, आपकी नई नवेली दुल्हन नज़र नहीं आ रही, क्योंकि पुरानी हो गई है ना? कबीर दादा ने कहका लगाया। काशिफ राजपूत ने इसका साथ दिया था। फरहाना मानी खेज लहजे में कहने लगी, तो कहीं नई ढूंढ लें। कबीर तरकीब तरकीब बोला, पहले वाली के मुकदमों से तो फारिग हो लूँ। काशिफ कम को कबीर दादा को यूं बोलते देखकर हैरान हो गया था। तनावश के साथ इसमें बतदरीज तब्दीलियां ला रहा था। फरहाना खिलखिलाते हुए बोली, जल्दी ख़त्म करें ये मुकदमेबाजियाँ, कोई बड़ी शिद्दत से आपकी फरगत का मुंतज़िर है, ये ना हो मायूस हो जाए। कबीर दादा खुशदिली से बोला, कोशिश करता हूँ, आप भी दुआ करें, अपना तो दुआओं से एतबार ही उठने लगा है। फरहाना ने मायूस लहजे में कहा, बहरहाल फिर से कोशिश करके देख लेती हूँ। इसी वक्त शमशेर दादा की आमद हुई। 6.5 फुट कद और गेंडी की तरह मजबूत जिस्म, वो WWE का कोई रेसलर लग रहा था। इसे देखते ही तमाम खड़े हो गए थे। सबसे बेनियाज वो कबीर दादा की तरफ बढ़ा। कबीर दादा भी जल्दी से हाथ मिलाने के लिए इसके करीब पहुंचा, मगर ये कुर्बत इसे महंगी पड़ी थी। शमशेर दादा का हाथ घूमा। चेहरे पर पड़ने वाले जोरदार थप्पड़ ने कबीर दादा को चंद गज दूर उछाल दिया था। बेगैरत कंजर, कहाँ है वो रंडी? शमशेर दादा गुस्से में धाड़ा। दादा मेरी बात तो सुने, सफाई का मौका तो दे मुझे। कबीर दादा उछल कर खड़ा होते हुए फिर इसके करीब हुआ, लेकिन अगले थप्पड़ ने इसे दोबारा पीछे उछाल दिया था। देता हूँ मौका, पहले इस फाशा को सामने लाओ। वो मेरी बीवी है दादा, कबीर दादा ने उठते हुए एतराज़ किया। शमशेर दादा ने एक हाथ इसके गिरेबान में डालकर ऊपर उठाया और दूर फेंकते हुए बोला, बीवी नहीं रखेल बोलो, वो कराची में नहीं है दादा, शहर से बाहर गई है। इस मर्तबा कबीर दादा इसके नज़दीक होने के बजाय दूर रुक गया था। शमशेर दादा धाड़ा, जब मैंने कहा था कि इसे साथ लेकर आओगे तो फिर क्यों कहीं भेजा है? मैं कोई मजबूरी पेश आ गई थी दादा। शमशेर दादा को अपनी जानिब बढ़ते देखकर कबीर दादा उल्टे कदमों पीछे हटने लगा। इसे फिलफौर वापस बुलाओ, शमशेर दादा ने हुक्म दिया। माजरत ख्वाह हूँ दादा, आपने जो सज़ा देना है मैं हाजिर हूँ, मगर वो नहीं आ सकती, कम से कम आपके सामने तो बिल्कुल भी नहीं। बकवास बंद करो। शमशेर दादा ने झपट कर इसका गिरेबान पकड़ा और इस पर एक ही हाथ से इसे सर से बुलंद कर लिया। इसे लाते हो या तोड़ूं गर्दन? कबीर दादा फंसी फंसी आवाज में बोला, तोड़ दो दादा, वो नहीं आएगी। उल्टे हाथ के 2 थप्पड़ इसके चेहरे पर जुड़ते हुए शमशेर दादा ने इसे दोबारा दूर फेंक दिया। बाछों से रास्ता खून साफ करके कबीर दादा खड़ा हो गया। इसे मालूम था थोड़ी देर तक शमशेर दादा का गुस्सा ठंडा हो जाना था और इसके बाद इसने फौरन कबीर दादा को माफ कर देना था। बाकी तमाम चुपचाप खड़े इनका तमाशा देख रहे थे। फरहाना का चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ पड़ा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि शमशेर दादा को कच्चा चबा डालती। अलबत्ता फसीउद्दीन की बीवी रक्षंदा, SP की बीवी सुल्ताना और बेटी हानिया बड़े शौक से कबीर दादा की पिटाई का मंजर देख रही थी। तो तुमने बुलाना नहीं बुलाना? शमशेर दादा का गुस्सा सवा होने लगा। वो यहीं पर है शमशेर दादा, ये आवाज़ नौशाद अफरीदी की थी। आपकी इजाज़त हो तो इसे बुला लेते हैं। कहाँ है? शमशेर दादा नौशाद अफरीदी की तरफ मुड़ा। ले आओ इसे। नौशाद अफरीदी ने पुकार कर किसी को आवाज़ दी। इसी वक्त अंदरूनी कमरे से डरी सहमी तनावश बरामद हुई। इसके अकब में 2 मुसल्लह अफराद चल रहे थे। कॉलेज की यूनिफॉर्म में वो छोटी सी लड़की ही नजर आ रही थी। सर पर ओढ़े हुए दुपट्टे में वो इसका पुरकशिश चेहरा यूं धमक रहा था जैसे चौंदवी के चांद के गिर्द बालों ने घेरा डाला हो। कबीर दादा पर निगाह पड़ते ही इसके बेचैन चेहरे पर जैसे सुकून उतर आया था। हर किस्म का डर और खौफ इसके दिल से निकल गया था, मगर कबीर दादा तो गोया काटो तो बदन में लहू नहीं की जिंदा मिसाल बना खड़ा था। इसके दिमाग में आंधी नहीं झक्कड़ चल रहे थे। इसकी तरकीब कामयाब नहीं हुई थी। गिलास से एक लम्हा घूंट लेते हुए इखलाक हुसैन ने कहा, एक बात का खास ख्याल जरूर करना। क्या? नौशाद अफरीदी ने सवालिया नजरें इसकी जानिब घुमाई। अगर कबीर दादा में जरा भी अक्ल हुई तो वो अपनी रखेल को मंजर से गायब जरूर कर देगा। क्या? नौशाद अफरीदी ने परेशान होकर कहा, इस तरह तो सारा मंसूबा नाकाम हो जाएगा। बिल्कुल। इखलाक हुसैन ने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिलाया। इसका मतलब सारी मेहनत ज़ाया गई? मेहनत तो खैर मैं ज़ाया नहीं जाने देता, बस तुमने एक काम करना होगा। वो क्या? नौशाद के लहजे में इश्तियाक भरा था। जो ही वो इसे कहीं भेजने की कोशिश करे तुम इसे रास्ते से अगवा करा लेना। नौशाद इंतज़ाई अंदाज में बोला, अच्छा मशवरा है, मैं बिल्कुल ऐसे ही करता हूँ। अगर मुझे फांसी का अंजाम भूल गया होता यार, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो फिर दोनों का वही अंजाम होगा। नौशाद अफरीदी के दिल में छुपा कबीर दादा का डर होंठों तक पहुँच गया था। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शमशेर दादा यहाँ मौजूद है और अभी मौका है मनमानी करने का। बाकी हम इसे अगवा करके इज़्ज़त और एहतराम ही से रखेंगे और रात को शमशेर दादा के सामने पेश कर देंगे। फिर कबीर जाने और इसका उस्ताद शमशेर।
इखलाक हुसैन ने इसे हौसला दिया। क्या पता इसे अब तक कहीं भेज दिया गया हो। नौशाद ने अंदेशा जाहिर किया। मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली खान साहब, मुसलसल निगरानी करा रहा हूँ। ठीक, मैंने अपने 10-12 आदमियों को तैयारी का हुक्म दे देता हूँ। नौशाद अफरीदी तो करहन मान गया था। इखलाक हुसैन गलीज लहजे में बोला, ठीक है, सारी तैयारी मुकम्मल कर लो, दोपहर को शमशेर दादा को मिलने चले जाएंगे। अभी तक इसके दिल में भी चमक छल्लों के हसूल की तमन्ना उभारनी है। साला कमीना, तस्वीर देखते ही लट्टू हो जाएगा। नौशाद ने शमशेर दादा के खिलाफ दिल में मौजूद जहर उगला। इखलाक हुसैन ने कहा, और यही हम चाहते हैं। ठीक है, थोड़ी देर में बाद मिलते हैं। नौशाद अफरीदी मोबाइल फ़ोन निकालकर अपने आदमियों को ज़रूरी हदायत देने लगा। इखलाक हुसैन ने जाते जाते मशवरा दिया, एसपी ज़मीर हुसैन के चंद करीबी पुलिस वालों को भी इस काम में अपने साथ रख लो, आसानी रहेगी। नौशाद ने फ़क्त सर हिलाकर इसकी तायीद की और मोबाइल फ़ोन की तरफ मुतवज्जा हो गया। रोज़ाना वो कबीर दादा को रुखसत होता देखा करती थी। आज कबीर दादा कार से बाहर खड़ा इसे जाता हुआ देख रहा था। वो भी दरवाजे तक हसरत भरी नज़रों से पीछे मुड़कर देखती रही। जूं ही कार दरवाजे से बाहर निकली, आंखों में रोकी हुई नमी बाहर छिड़क पड़ी। जहाँ कबीर दादा से दूरी का गम था, इसे दिल चीर रहा था, वहीं किसी अनजाने खतरे से वो डरी हुई भी थी। जिस तरह पाशा ने इसे बहाने से काफ़ी बनाने के लिए भेज दिया था, वो इसे एहसास दिलाने के लिए काफ़ी था कि कोई ऐसी बात थी जो कबीर दादा के चेहरे पर भी परेशानी पैदा कर सकती थी। रह रहकर इसकी आंखों में इस देवनमा हबशी की तस्वीर उभर आती जिसे इसने वीडियो में कबीर दादा के हमरा देखा था। यकीनन वो मुकरानी कौम का था, तभी तो इसका रंग इस कदर काला था। घर से थोड़ी दूर आते ही इसका दिल बेख्तियार कबीर दादा से बात करने को करने लगा, मगर अपना इरादा मौखर करती हुई ईयरफोन लगाकर कबीर दादा की वीडियोस देखने लगी। अब तो इसके पास अच्छा मोबाइल फ़ोन मौजूद था। इसने अपनी और कबीर दादा की काफ़ी सारी वीडियोस और तस्वीर जमा कर ली थी। वो वीडियोस में देखने में मुनहमिक थी कि अचानक कार रुक गई। इसने स्क्रीन से सर उठाकर देखा, कोई पुलिस का नाका था। वो इनकी तरफ देखने लगी। वो बावर्दी सिपाही करीब आए, एक ड्राइवर सीट की तरफ घूमा और दूसरा रुखसार वाली जानिब शीशे के करीब हुआ। हम कबीर दादा रुखसार तरफ करा ही रहा था कि दोनों पुलिस वालों ने हाथ में पकड़ी राइफलें एक साथ बाकर और रुखसार के सर से लगा दी। इनमें से एक सफाक लहजे में बोला, जरा सी हरकत करने से पहले ये सोच लेना कि तुम्हें जिंदा रखने के बारे में हमें कोई हदायत नहीं मिली है। कौन हो तुम, जानते भी हो किससे पंगा ले रहे हो। पाकिर ने इसे डराना चाहा। हम तो जानते हैं, तुम्हें नहीं मालूम। पुलिस वाले का लहजा इस्तेहज़ाई था। कबीर दादा की बीवी को रोकने की जुर्रत की है तुम लोगों ने। कबीर दादा से शमशेर दादा खूब निबट लेगा, एक ही पुलिस वाला बोल रहा था। इसी दौरान वहां काले शीशों वाली एक कार आ रुकी। इसमें से 2 हथियार बरदार बाहर निकले। एक अकबी नशीस का दरवाजा खोलकर तनाविश को कहने लगा, मिस, आपको इस कार में बैठना पड़ेगा। कौन है आप लोग? तनाविश घबरा गई थी। इससे पहले भी वो 2 मरतबा अगवा हो चुकी थी और वो तजर्बा इसके लिए कोई अच्छा नहीं रहा था। वो आदमी इत्मीनान भरे लहजे में बोला, दुश्मन नहीं है और ना आपको कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा। पापा प्लीज हमें जाने दें। वो हिकला गई थी। मिस, पक्का वादा, आपको कोई उंगली भी नहीं लगाएगा, और ये भी वादा कि हम आपको कबीर दादा के पास ही लेके जाएंगे। वो लरजती कांपती कार से उतरकर दूसरी कार में बैठ गई। अकबर नशिस्त पर इसके अलावा कोई नहीं बैठा था। ड्राइवर के साथ बैठे हुए आदमी ने कहा, मिस, अपना मोबाइल फ़ोन बंद करके मेरे हवाले कर दो, बाद में वापस मिल जाएगा। तनाविश के पास इसकी हदायत पर अमल करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इससे मोबाइल फ़ोन लेकर वो पुलिस वालों को बोला, इन दोनों को 10 बजे तक हवालात में रखना और फिर छोड़ देना। चाय पानी का भी पूछ लेना, थोड़े घबराए हुए हैं। ये कहते ही वो आगे बढ़ गए। इनके अकब में 2 गाड़ियां और भी रवाना हो गई थी, जिनमें यकीनन उन्हीं के साथी सवार थे। तो ये है वो जिसकी वजह से अपना बरखुरदार पागल हुआ फिर रहा है। तनावश को देखते ही शमशेर दादा ने पुरहोश नजरों अंदाज में भदे होंठों पर जबान फेरी। कबीर दादा थूक निकलता हुआ बोला, दादा, ये मेरी बीवी है, मैंने कुछ और सुना है। शमशेर दादा मुंह बनाते हुए शहाब कसूरी की तरफ मुड़ गया। क्या कहा था कबीर ने इसके बारे? शहाब कसूरी बगैर लगी लिपटी रखे बोला, यही कि निकाह बस खाना पूरी के लिए है और कबीर दादा लड़की को चंद दिन पास रखकर वापस भेज देगा। क्या कहते हो कबीर? तुम्हारे चंद दिन कब तक गुजरेंगे? किसी और को भी मौका दोगे या एक फाशा के लिए कत्ल पर कत्ल करते जाओगे? मैंने एसपी को कत्ल नहीं किया दादा। कबीर दादा खुद को सख्त बेबस महसूस कर रहा था। बाकी सारे झूठ कह रहे हैं। शमशेर दादा ने सोफे पर नशिस्त संभाली। इसकी पुरहवस निगाहें बार बार तनाविश की तरफ उठ जाती, जो वारफतगी से कबीर दादा को घूर रही थी, जबकि फरहाना के गुस्से का हद शमशेर दादा की बजाय तनाविश का वजूद हो गया था। शमशेर दादा के बैठते ही बाकी तमाम भी बैठ गए थे। सिर्फ कबीर दादा मुजरिमों के अंदाज में खड़ा था, और तनाविश, जो कबीर दादा को देखकर अपने दिल से सारे अंदेशे और खतरे निकाल चुकी थी। चलो एसपी का मसला बाद में जेर गौर लाते हैं, पहले ये बताओ फांसी को क्यों कत्ल किया? शमशेर दादा ने बाकायदा मुकदमा चलाना शुरू कर दिया। कबीर दादा होंठ काटते हुए बोला, वजह आपको मालूम है दादा, ये है वजह। शमशेर दादा ने तनाविश की तरफ इशारा किया। दादा, अगर फांसी मेरी इज्जत की तरफ हाथ बढ़ाएगा तो मैं चुप तो नहीं बैठ सकता। बंद करो बकवास। शमशेर दादा दहाड़ा, तुम्हारी इज्जत को तो आज मैं वो इज्जत दूंगा कि इसे हमेशा याद रहेगा। दादा, मेरी बीवी बेकसूर है, ये सारा किया धरा मेरा है। आप बेशक मेरे लिए सजा तजवीज़ कर सकते हैं। याद है तुमने नौशाद की रखेल को उठाकर 3 दिन अपने पास रखा था? शमशेर दादा ने इसे याद दहानी कराई।
कबीर दादा जल्दी से बोला, उठाया नहीं था, वो खुद मेरे पास आई थी। तो ये भी तो खुद चलकर फांसी के पास गई थी। अगर इसके अगवा होने का कोई सबूत है तुम्हारे पास तो पेश करो। मेरी बीवी झूठ तो नहीं कहेगी। कबीर दादा गड़बड़ा गया था। शमशेर दादा जहरखंद लहजे में बोला, जो औरत किसी गैर मर्द के पास चल कर जाएगी, क्या वो अपने शोहर के सामने इकरार कर लेगी कि हाँ, वो अपनी मर्जी से मुंह काला कराने गई थी? वो मुझे घर से जबरदस्ती ले गए थे। अचानक तनावश की गुलागीर आवाज उभरी, मैं कसम खाती हूँ कि मैं किसी के साथ मर्जी से नहीं गई थी। हा हा हा, शमशेर दादा का कहका उभरा। ये तो बोलती भी है। मैंने सोचा सिर्फ नाज़ो अदा के जलवे ही दिखाती होगी। कबीर दादा को तनावश को चुप रहने का इशारा करते हुए शमशेर दादा की तरफ मुतवज्जा हुआ। ये सच कह रही है दादा, जिस वक्त मैं फांसी के बंगले पर पहुंचा वो इसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था, और इस बात की गवाही मेरे मुहाफिज इम्तियाज़ अजीम और बख्श भी देंगे। शमशेर दादा बेपरवाही से बोला, तुम्हारे मुलाजमों की गवाही की कोई अहमियत नहीं है। अगर ये फांसी के पास अपनी मर्जी से गई थी तो इसका साफ मतलब यही है कि ये बदकिरदार है, और ऐसी औरतें किसी एक पर इक्तफा नहीं करती। इसे फांसी के अलावा भी तो किसी के पास जाना चाहिए था। सिर्फ फांसी ही तो यूसुफ सानी नहीं था। कबीर दादा की रखेल बनने से पहले ये मेरे आदमी दिलावर शेख की रखेल थी, और इसकी वसासत से ये मेरे गैंग के करीबन दर्जन भर आदमी को तो नवाज चुकी थी। बल्कि जिस दिन कबीर दादा ने इसे अपनी रखेल बनाया, इस रात में ये मेरे एक और आदमी खावर शेख के घर मौजूद थी। इसे वहीं से पकड़कर कबीर दादा घर लेकर आया था, और इस फाशा का गुस्सा इसने बेचारे खावर शेख पर निकाला और इसे कत्ल कर दिया। इखलाक हुसैन ने झूठ करते हुए बहतानात का तो मारकर लगा दिया था। झूठ बोल रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अल्लाह पाक को भी खौफ नहीं। तनावश रो पड़ी थी। इसने सोचा भी नहीं था कि भरी महफिल में इसकी ज़ात पर इतने घिनौने इल्ज़ामात लगाए जाएंगे। इसे रोता देखकर कबीर दादा तड़प उठा था। बेख्तियार वो इसके करीब हुआ। रोते नहीं है चंदा, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारी पाकीज़गी और अस्मत की गवाही देने वाला। दबे लहजे में इसे तसल्ली देते हुए कबीर दादा जेब से रुमाल निकालकर इसके आंसू साफ करने लगा। फरहाना ये मंजर देखकर झल बुन गई थी। शमशेर दादा तंजिया लहजे में बोला, कबीर तुम्हारा यह अमल साबित कर रहा है कि इन लोगों की बात बिल्कुल दुरुस्त है। तुम इस खूबसूरत फाशा के मुकम्मल बस में हो, और ये तुम्हें अपनी मर्जी से चलाती है। कबीर दादा पुरएतमाद लहजे में बोला, दादा ये मेरी बीवी है, इसे निकाह पढ़ाकर घर लाया हूँ। इसकी इज्जत की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है, और मैं जिम्मेदारियों से आंखें नहीं चुराया करता। अच्छे मुकालमे बोल लेते हो, मगर तुम्हें ये भूल गया है कि इस पर दो ग्रुपों के बड़ों के कत्ल का इल्ज़ाम है। कोई इसने खुद कत्ल नहीं किया, मगर इसकी वजह से कत्ल हुए हैं, और इसका हिसाब किताब तो इसे देना पड़ेगा। फांसी को मैंने कत्ल किया है, और अगर आप बजिद हो कि एसपी को भी मैंने मारा है तो असूलन मुझे सज़ा देना बनता है। आप सज़ा का ऐलान करें, मुझे बगैर सुने हर सज़ा कबूल है, लेकिन मेरी बीवी को जाने दिया जाए। ये लड़की आज की रात मेरे साथ होगी, और इसके बाद एक एक रात हर गैंग के बड़े के साथ गुजारेगी। तमाम को बताने के बाद अगर तुम इसे रखना चाहो तो मर्जी, वरना कोई ना कोई इसे रखेल बना ही लेगा। एसपी और फांसी की बेगमात को 15-15 करोड़ हर जाना दोगे, और हाथ बंद कर इनसे माफ़ी मांगोगे। शमशेर दादा ने सज़ा का ऐलान किया। आप जाती कर रहे हैं दादा, मेरी बीवी सज़ा का हिस्सा नहीं बनेगी। मैं 15 के बजाय 20 करोड़ दोनों बेवाओं को दूंगा। माफ़ी भी मांगूंगा, मगर मेरी बीवी को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। तो मेरे फैसले से नाराफ़ कर रहे हो कबीर? शमशेर दादा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। हाँ, क्योंकि आप जाती कर रहे हैं मेरे साथ। शमशेर दादा धाड़ा, तुम्हारे बागियाना रवैये के पीछे भी इस फाहिशा का हाथ है, और अब तो मैं इसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर सकता। मेरी ज़िंदगी में तो इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। कबीर दादा खुलकर सामने आ गया था। इखलाक हुसैन ने साथ बैठे नुशात के कान में सरगोशी की। कहा था ना, ये खबीस बावला हुआ है इस फाहिशा के पीछे। तुम अपने हवास में नहीं लगते। शमशेर दादा के लहजे में गुस्से से ज़्यादा हैरानी थी। इसके गुमान में भी नहीं था कि कबीर किसी लड़की की वजह से इसे यूं भी मुखातिब हो सकता है। दादा, सज़ा का हकदार मैं हूँ, ये मासूम नहीं। ये 5 वक्त की नमाजी है। क्या आपको इसके हुलिये से लगता है कि ये इतनी गिरी हुई हरकत करेगी? ये बेचारी तो यहाँ बैठे हुए अफराद में किसी को जानती तक नहीं। बाकी इखलाक हुसैन की बकवास के बारे में यही कहूँगा कि बीवी की पारसाई का गवाह इसका शोहर होता है, और मैं अपनी बीवी की पारसाई के लिए बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ। मुझे मुकालमाबाजी नहीं, जवाब चाहिए। शमशेर दादा पर इसकी बात का ज़रा भी असर नहीं हुआ था। यूं भी तनावश को देखने के बाद शमशेर दादा के अंदर का शैतान जाग गया था। वो इसके साथ तन्हाई में वक्त गुजारने बगैर नहीं रह सकता था। तो जवाब ये है शमशेर दादा कि आपको हमारे मसले में बोलने का कोई हक नहीं। आप हमारे इंडिया से आए हुए मेहमान हैं। यहाँ से जाते वक्त आप शहाब कसूरी को बड़ा बना गए थे। आप आज हमारी मेहमान नवाजी से लुत्फ़अंदोज़ हों। आपके जाने के बाद इस मामले का फैसला शहाब कसूरी साहब करेंगे। हा 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 हा, शमशेर दादा के मुँह से कहका बरामद हुआ। हमारी बिल्ली हमें म्याऊं। दादा, क्या मेरी बात असूलन गलत है? कबीर दादा हुज्जतबाजी पर उतर आया। बिल्कुल भी नहीं। शमशेर दादा तंज़िया लहजे में बोला, तुम सही बकवास कर रहे हो। बाकी तुम लोगों से मुतल्लिक ताल्लुक जोड़ना कौन सा मुश्किल है? ये कहते ही वो शहाब कसूरी की तरफ मुतवज्जा हुआ। शहाब कसूरी, मैं तुमसे तमाम गैंग्स की सरबराही लेने के लिए मुकाबले की दावत देता हूँ। तुम मैदान में आकर अपने अहदे का दिफा कर सकते हो। शहाब कसूरी ने खड़े हुए सर झुकाया। शमशेर दादा, मैं आपके हक में इस अहदे से दस्तबरदारी का ऐलान करता हूँ। अभी से मैं बस अपने गैंग का सरबराह हूँ, और अपने गैंग का बड़ा होने के नाते आपसे वफादार रहने का हल्फ देता हूँ। शमशेर दादा ने वहाँ बैठे बकिया बड़ों की तरफ नजर घुमाई। सबसे पहले इखलाक हुसैन ने खड़े होकर शमशेर दादा के साथ वफादारी का हल्फ उठाया। इसके बाद नौशाद अफरीदी, और फिर बारी बारी तमाम ने हल्फ के अल्फाज दोहरा दिए। शमशेर दादा ने इस्तेज़ाई अंदाज में कहा, अब क्या कहते हो कबीर दादा?
कबीर दादा इत्मीनान भरे लहजे में बोला, एक मेंबर रह गया है दादा, तो इसी मेंबर से पूछ रहा हूँ। शमशेर दादा ने एक एक लफ्ज चबाते हुए कहा, मैं आपको तमाम गैंग्स का सरबराह मानने से इनकार करता हूँ और ख़ुद तमाम गैंग्स का बड़ा बनने का ऐलान करता हूँ। इस ज़मन में अगर आपके अलावा किसी को एतराज़ है तो मुझसे मुकाबला करने के लिए आ सकता है। कबीर दादा ने यह कहते ही तमाम पर सरसरी निगाह दौड़ाई, मगर किसी ने बाहर आने की कोशिश नहीं की थी। हाँ, नौशाद खान अफरीदी। कबीर दादा ने नौशाद अफरीदी की आंखों में झांका, मगर वो नज़रें चुरा गया था। और तुम इखलाक हुसैन शाह। इस मरतबा कबीर दादा ने अपने दूसरे मुखालिफ को आवाज़ दी, मगर वो भी खामोश बैठा रहा। अब फैसला आपके और मेरे दरमियान होगा दादा। कबीर दादा इस मरतबा खुद को हैरानी से घूरते हुए शमशेर दादा की तरफ मुतवज्जा हुआ। तुम इस छोकरी के लिए जान दोगे? शमशेर दादा इसकी ललकार पर शिश्तरा रह गया था। कबीर दादा इत्मीनान से बोला, इस लड़की के लिए जो कुछ मैं कर सकता हूँ इसमें सबसे कम दर्जा बात जान देना है। अगर जीने से तंग आ गए हो तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? शमशेर दादा शहाब कसूरी की तरफ मुतवज्जा हुआ। मुकाबले के लिए जगह खाली कराओ। कबीर दादा के ताबूत में तो समझो आखिरी कील ठुक गई। इखलाक हुसैन ने मुतमईन अंदाज में साथ बैठे नौशाद को कहा। नौशाद अफरीदी ने इस बात में सर हिलाते हुए फखरी लहजे में कहा, टक्कर लेने चला था शाहजी और अफरीदी से। वैसे मैं आखिरी वक्त में इसे बता तो दूं कि वो किसकी वजह से मरने वाला है। इखलाक हुसैन उठकर कबीर दादा की तरफ बढ़ गया। कबीर दादा तनावश को तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। इसे अपनी तरफ आते देखकर इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। इखलाक हुसैन ने इसके करीब पहुंचते ही बगैर किसी तमहीद के दबे लहजे में बात शुरू कर दी। कबीर दादा, याद है ना, इस लड़की की वजह से तुमने मेरी और नौशाद की तौहीन की थी। मेरे खास आदमियों को मौत के घाट उतार दिया और इसके मोहल्ले में मेरे आदमियों का दाखिला भी बंद करा दिया। तो तुम्हारा क्या ख्याल था? मैं खामोश बैठा रहता? ले, आज तुम्हारा बंदोबस्त भी हो गया। और ये भी सुन ले कि तुम्हारी बुलबुल को हमने अगवा कराकर फांसी के घर पहुंचाया था। वो वाकई बेकसूर था और एसपी को भी मैंने और नौशाद ने कत्ल कराया। बाकी भाभी की फिक्र ना करना, इसे संभालने वाले बहुत हैं यहाँ पर। इखलाक हुसैन, अगर जिंदा रहा तो तुम्हारा हिसाब ज़रूर चुकता करूंगा। जिंदा रहे तो ना, यूं भी अब ये मुमकिन नहीं रहा। इखलाक हुसैन इसे याद दहानी कराता हुआ बोला, अगर तुम ये समझ रहे हो कि शमशेर दादा तुम्हें कत्ल नहीं करेगा तो याद रखना, इस मुकाबले में हारने वाले को अगर जीता हुआ शख्स जिंदगी की भीख दे भी दे तब भी वहां पर मौजूद कोई भी शख्स इसे गोली मारने का हक रखता है और यकीनन तुम्हारे सर में गोली उतारते हुए मुझे खुशी होगी। ये कहते हुए वो घबराई हुई तनाविश की तरफ मुतवज्जा हुआ। क्या ख्याल है भाभी? कबीर दादा ने इसे घूरने पर इक्तफा किया था। वो तंजिया हंसी होंठों पर सजाए वापस मुड़ गया। ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना, मैं आपकी ज़िंदगी में आती और ना आप पर ये कड़ा वक्त आता। कबीर दादा चाहत भरे लहजे में बोला, इस बेकार ज़िंदगी में एक तुम ही तो ठंडी हवा का झोंका बनकर आई हो चंदा। तुम्हारे साथ गुजारा एक हफ्ता मुझे कई सदियों की ज़िंदगी से अजीज़ है। वो सिसकी, कबीर मैं डरी हुई हूँ, मुझे अपनी आगोश में भरकर यहाँ से कहीं दूर ले जाओ। ये लोग अच्छे नहीं हैं। वो एतमाद से बोला, कबीर की ज़िंदगी में तो मेरी जान को कोई हाथ नहीं लगा सकता। इसने सरासीमा लहजे में पूछा, अगर आपको कुछ हो गया तो? कबीर दादा ने कोट उतार कर इसकी जेब में हाथ डालते हुए कोई ज़रूरी कार्रवाई की और कोट तनाविश की तरफ बढ़ाते हुए पूछा, क्या मेरे बाद जिंदा रहना चाहोगी? तनाविश मैंने नफी में सर हिलाया। मुझे अल्लाह पाक की कसम, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ज़ख्मी लहजे में बोला, कोट के अंदरूनी जेब में मौजूद पिस्तौल में मैंने काक कर दिया है। अगर मैं जिंदा ना बच पाऊँ तो सर पर रखकर ट्रैगर दबा देना। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो हफ्ते भर का वक्त हमने इकट्ठे गुजारा है इसे आप भुला दें? याद है वो लड़की जो हमें शॉपिंग करते हुए मिली थी? इसकी आंखों में मैंने आपके लिए बहुत सारी मोहब्बत देखी थी। आप मेरे बाद इससे शादी कर लेना और सारे गंदे काम छोड़ देना। अगर मेरी कभी याद सताए तो उस लड़की से मेरी बातें करना और इसे बताना कि एक और लड़की भी थी जो आपको प्यार करती थी। इसे जितना तो नहीं, बस थोड़ा सा, ज़रा सा। इसकी आवाज़ भरा गई थी। इसे सच ना बताना वरना वो खफा हो जाएगी। क्या मतलब? कबीर दादा की समझ में इसकी बात नहीं आई थी। वो निडर अंदाज में बोली, अगर मैं अभी खुद को ख़त्म कर लूँ तो लाजमी बात है सारा झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, जानती हो खुदकुशी हराम है। अलबत्ता एक औरत इज़्ज़त बचाने के लिए अपनी जान ले सकती है और ऐसा तुम इस वक्त कर सकती हो जब मैं बाकी ना रहा या लड़ाई हार गया। कबीर, इसके होंठों पर अजियत भरी सिसकी उभरी। तुम मुझसे पूछती थी ना कि मैं कौन हूँ? ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इतना बता दूँ कि मैं कुरान मजीद का हाफिज़ हूँ गुड़िया। 5 साल की उम्र से लेकर 15 साल की उम्र तक का वक्त मैंने मदरसे और मस्जिद में गुजारा है और फिर हाफिज़ अब्दुल कबीर अली खान को हालात ने कबीर दादा बनने पर मजबूर कर दिया। मैं आपको मरता हुआ नहीं देख सकती। इसकी पलकें ने थक कर अंशुओं के सैलाब के सामने हथियार डाल दिए थे। तनावश में बकाए में होशो हवास कह रहा हूँ, अगर तुमने मेरी मौत या हार से पहले खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हें मेरी तरफ से 3 तलाक। कबीर, इसके मुंह से तेज सिसकी निकली थी। फिक्र ना करो मेरी जान, ये मशरूत तलाक है। अगर तुमने मेरी मौत या हार से पहले खुद को कोई नुकसान ना पहुंचाया तो ये तलाक वाक़ई नहीं होगी। वो दोबारा ऐसा ना कहना वरना मेरी जान बगैर गोली लगे निकल जाएगी। इधर काशिफ राजपूत शमशेर दादा के पास पहुंचकर मिन्नत समाजत कर रहा था। दादा प्लीज़ गुस्सा थूक दें, इसका दिमाग जगह पर नहीं है, मैंने इसे समझा दूंगा, वो ठीक हो जाएगा। कबीर दादा उखड़ लहजे में बोला, काशी मेरा दिमाग ख़राब ना करो। दादा वो आपका बच्चा है, क्या इस पर तरस नहीं आएगा? वो हरामखोर बेगैरत है, इस लड़की के लिए अपने उस्ताद का मुकाबला करने पर तैयार हो गया है और इससे भलाई की क्या उम्मीद रखूंगा? दादा वो इसकी बीवी है, बकवास करता है वो, रखेल कभी बीवी नहीं बन सकती। दादा
शमशेर दादा ने काशिफ की बात सुनना एक गवारा नहीं किया था। दफ़ा हो जाओ काशी, ये ना हो इस बेगैरत से पहले तुम्हारा नंबर लगा दूं। मुझे किसी कमीने की ज़रूरत नहीं। काशिफ दुखी दिल से कबीर दादा की तरफ बढ़ गया। शहाब कसूरी के आदमी ने खाने की मेज़ों और सोफ़ों वगैरह को दीवारों के साथ लगा दिया। एसपी की बीवी अपनी बेटी को कह रही थी, बस मेरी जान, थोड़ी देर तक तुम्हारी बाप का कातिल अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। फसीउद्दीन की बीवी किरण से इसकी गहरी सहेली समीना मुखातिब थी। बड़ा दादा बना फिर रहा था, आज इससे जान छूट जाएगी। किरण नफरत भरे लहजे में बोली, हाँ, मेरे फांसी का खून रायगां नहीं जा सकता था। काशिफ कबीर दादा के करीब रुकता हुआ बोला, कोई ऐसी सूरत है कि जिससे ये लड़ाई रोकी जा सके? हाँ, मेरी बीवी से कोई तारुज़ ना किया जाए। मुझे हर फैसला मंजूर है, चाहे मौत ही की सज़ा क्यों ना हो। तनावश इसकी, कबीर नहीं कबीर, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ यार, अगर तुम्हें बचा सकता तो किसी किस्म की कुर्बानी से दरेक ना करता, मगर शमशेर दादा के सामने मैं बेबस हूँ। ये कहते ही काशिफ सर झुकाए वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद शहाब कसूरी ने सरबराही के दोनों दावेदारों को बड़े हाल के दरमियान में आने की दावत दी। बाकी लोग कोनों में सिमट गए थे। तनाविश बेसाख्ता कबीर दादा से लिपट गई थी। कबीर, याद रखना, मुझे दुनिया में आपसे प्यारा कोई नहीं है। अपनी गुड़िया को मायूस ना करना, ये शख्स आपसे जीत नहीं सकता। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। वो गुलगीर लहजे में बोला, जानता हूँ मेरी जान, जानता हूँ। तनाविश ने जेरे लब बड़बड़ाते हुए चंद दुआएं पढ़ी और इस पर फूंक मार दी। यही मंत्र पढ़ पढ़कर इस जादूगरनी ने मेरे कबीर को मुझसे छीन लिया है। फरहाना साथ खड़ी रुखसाना को मुखातिब थी। रुखसाना हंसी, अगर आपसे छीना है तो इसके पास भी बाकी नहीं रहेगा। फरहाना नफरत भरे लहजे में बोली, इस फाशा को तो मैं पापा को कहकर कोठे पर बिठाऊंगी, जहाँ रोजाना दर्जन भर गाहक इसे इसकी हकीकत याद दिलाया करेंगे। पता है, मेरे जिन जानी ने इसे बहन बना लिया है। रुखसाना इसे पाशा के बारे में बताने लगी। वैसे अच्छा ही किया है, वरना कबीर खान की मौत के बाद वो भी इसकी बला के काबू में आ सकता था। फरहाना ने पूछा, नजर नहीं आ रहा वो? अबूजान कह रहे थे कि तबीयत नासाज है। मैं तो सोच रही हूँ कल इसके पास चली जाऊँ, कबीर दादा की मौत की ताज़ियत भी कर लूँ और इसकी तबीयत का भी पूछ लूँगी। फरहाना दुखी लहजे में बोली, बार बार इसकी मौत का जिक्र करके मुझे दुख तो ना दो ना। ले जी, मैं खामोश हो जाती हूँ। रुखसाना सख्ती से होंठ बीचते हुए हाल के वस्त में मौजूद आमने सामने खड़े कबीर दादा और शमशेर दादा को देखने लगी। शहाब कसूरी कह रहा था, अगर कोई मुकाबले से दस्तबरदार होना चाहता है तो अभी शिकस्त तस्लीम कर सकता है। मुकाबला शुरू हो जाने के बाद किसी की शिकस्त तस्लीम करने के बावजूद मुखालिफ इसे कत्ल करने का हक रखता है। दोनों खामोश खड़े एक दूसरे को देखते रहे। शमशेर दादा से तरबियत हासिल करते वक्त कबीर दादा को सैकड़ों मरतबा यूं शमशेर दादा के सामने खड़ा होने का मौका मिला था, मगर वो मसनूई मुकाबला हुआ करता था। ऐसे मुकाबलों में कबीर दादा हमेशा ही हार जाता था, लेकिन इसे कभी अपनी हार का दुख नहीं हुआ था, बल्कि हमेशा शमशेर दादा इसे मुकाबला करते वक्त इसके दिल में लड़ने के बजाय मार खाने की नीयत होती। और ये शमशेर दादा की सख्त तरबियत और पिटाई ही का एजाज़ था कि कबीर दादा के सामने कोई लड़ाका 2 मिनट से ज़्यादा नहीं ठहर पाता था। लेकिन आज वो मार खाने की नीयत से नहीं, अपने उस्ताद को मारने की नीयत से तैयार खड़ा था। कबीर, अभी भी वक्त है, अपनी जान बचा ले, ये ना हो बात मेरे इख्तियार से भी निकल जाए। हारने की सूरत में तुम्हें कोई भी गोली मारकर हलाक कर सकता है। कबीर दादा ने कई दफ़ा कही हुई बात दोहराई, आप मेरी बीवी को कुछ ना कहने का वादा करें, मुझे इसके अलावा हर सज़ा मंजूर है। जिस फाशा की वजह से तुमने मुझसे बगावत की हिम्मत की है, इसे तुम्हें ऐसा सबक पढ़ाऊंगा कि दुनिया याद रखेगी। ये शमशेर दादा का तुमसे वादा है। कबीर दादा इसकी बात का जवाब दिए बगैर खामोश खड़ा रहा। इसके चेहरे पर चट्टानों की सी सख्ती छा गई थी। शमशेर दादा की दिल से कदर करने वाले के दिल से एकदम वो इज़्ज़त व एहतराम रुखसत हो गया था। जो शख्स इसकी तनावश की इज़्ज़त का दुश्मन हो सकता था, वो इसे काबिल एहतराम नहीं समझ सकता था। शुरू करो। शहाब कसूरी आवाज़ गोया तबले जंग था कि जिसके बाद फ़रीक़ैन एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के हकदार हो गए थे। हाज़रीन में फ़क़्त तनावुश थी, जिसके लब मुसलसल मनाजात के वर्द में मसरूफ़ थे। चंद घंटे पहले वो आर्ज़ जुदाई पर रो रही थी और अब दायमी जुदाई सर पर आन खड़ी थी। या अल्लाह पाक, तूने हमेशा मेरे प्यारों को छीना है। मैंने गिले भी किए, शिकवे शिकायत भी की, तेरी परगाह के अलावा कोई जगह ही नहीं थी जहाँ सुनवाई हो सकती, मगर मेरी दुआएं रद्द गईं। ए अल्लाह, आज मेरी दुआ को रद्द ना करना। ए अल्लाह पाक, मैं जानती हूँ तेरी बेनियाज ज़ात को किसी परवाह नहीं, लेकिन आइज़ों की दुआ भी तो फ़क़्त तू ही सुनता है। मैं तेरे ही कब्ज़े कुदरत में सारी ताकतें और सारी क़ुव्वतें हैं। मेरे मालिक, सारी बढ़ाइयाँ तुझे ही सज़ावार है। ए क़ुव्वतों, ताकतों और बढ़ाइयों के मालिक, ए अकबर, ए कबीर ज़ात, मैं अपने अब्दुल कबीर के लिए झोली फैला रही हूँ। मेरी झोली को खाली ना लौटाना। ए अल्लाह पाक, मुझसे सब कुछ छीन ले, मगर मेरा अब्दुल कबीर मेरी खाली झोली में डाल दे। ए अल्लाह पाक, तू सुनता है, तू जानता है, तू तो दिलों के हाल से वाकिफ़ है ना। मेरी दुखी दिल की पुकार सुन ले। मैं जानती हूँ मेरा अब्दुल कबीर बहुत गुनाहगार है, खताकार है, लेकिन मैं वादा करती हूँ इसे तेरा फर्माबरदार बंदा बनाऊंगी। इसे सारे नाजायज़ काम छुड़ा दूंगी। ए अल्लाह पाक, एक मौका तो दे दे, मुझे थोड़ी सी मोहलत तो दे दे। सुना है तू रोने वालों को जल्दी देता है, देख ले मैं रो रही हूँ। सुना है तू दुखी दिलों की पुकार खाली नहीं लौटाता। मेरे मालिक, मेरा दिल दुख से भरा हुआ है। ए सब की सुनने वाले, मेरी दुआ कबूल कर ले। ए देने वाले, मुझे मेरा अब्दुल कबीर दे दे। या अल्लाह पाक, वो लरसते हुए होंठों सिसकते लहजे, आंखों में आंसू और दुखी दिल के साथ अपने मालिक के साथ हम कलाम रही। उसकी धुंधलाई हुई नजरें मजबूत जिसामत वाले
लंबे तरंगे कबीर दादा पर गिरी थी, जो शमशेर दादा के सामने बच्चा नजर आ रहा था। इस वक्त काशिफ राजपूत बहराम पाशा को पैगाम लिख रहा था। पाशा, अगर अपने उस्ताद का आखिरी दीदार करना चाहते हो तो आ जाओ। शमशेर दादा और वो आमने सामने खड़े हैं और इसकी वजह वही है, यानी तुम्हारी छोटी बहन। शायद ये भी जानना भी तुम्हारे लिए बाइस अजियत होगा कि इसे नौशाद अफरीदी पार्टी पकड़ कर यहीं ले आए हैं। इसने पैगाम भेजने का बटन दबाया और इस वक्त शमशेर दादा ने अपना लंबा बाजू घुमाते हुए कबीर दादा पर हमला कर दिया था। भारी भरकम जिसामत के बावजूद वह किसी चीते की तरह फुर्तीला था। ये लड़ने की सलाहियत ही तो थी जिसकी बदौलत इसने मुंबई जैसे शहर में अपनी धाक बिठा दी थी। थोड़ी देर पहले मुसलसल इसके थप्पड़ खाने वाले कबीर दादा ने एकदम झक कर इसका वार खता किया और अपना दायां मुक्का जोरदार अंदाज में इसकी पसलियों के नीचे पेट में रसीद किया, मगर इसका पेट शायद फौलाद का बना था। कबीर दादा को यकीन था कि अगर वो मुक्का किसी दूसरे आदमी के पेट में इसी शिद्दत से पड़ा होता तो मजरूब की जान के लिए काफ़ी था, लेकिन शमशेर दादा टस से मस नहीं हुआ था। मुक्का मारने के साथ कबीर दादा रुका नहीं था, बल्कि इसने तेज़ रफ्तारी से 3-4 मुक्के इसी जगह पर जड़ दिए थे। इसकी मुक्कों को कोई अहमियत ना देते हुए शमशेर दादा ने दोबारा हाथ घुमाया और इस दफ़ा कबीर दादा बच नहीं पाया था। छाती में लगने वाले मुक्के ने इसे फर्श पर उछाल दिया था। इसने तेजी से उठने की कोशिश की, मगर शमशेर दादा ने इससे पहले फुटबॉल को लात मारने के अंदाज में इसके दाएं पहलू को ठोकर का निशाना बनाया और वो 3-4 गज दूर जा गिरा। इसके पहलू में शदीद दर्द शुरू हो गया था, मगर वहीं पड़े रहने का नतीजा इसे दूसरे मुकाबले में बर्दाश्त चोट की सूरत में मिल सकता था। शमशेर दादा के करीब पहुंचने से पहले वो उछल कर खड़ा हुआ। इसी वक्त शमशेर दादा करीब पहुंच गया था। इसके सर की भरपूर टक्कर कबीर दादा की छाती में लगी और वो उछल कर दीवार की जड़ में जा गिरा। उसे सांस लेने में दुश्वारी महसूस होने लगी थी। सर झटकते हुए वो उठा। इस वक्त तक शमशेर दादा ने करीब पहुंचकर इसे एक ही हाथ से उठाकर सर से बुलंद करके दीवार से इसकी पीठ लगा दी थी। कबीर दादा जानता था कि अगर वो कुछ देर भी इस तरह हवा में लटकता रह गया तो इसकी कुव्वत खत्म हो जाएगी। अपनी टांग घुटने से मोड़कर इसने शमशेर दादा की ठोड़ी पर वार करना चाहा, जिसे शमशेर दादा ने दूसरे हाथ से रोक दिया, लेकिन इस दौरान कबीर दादा दोनों हाथों से जोर लगाकर अपना गला इसकी जन्नती गिरफ्त से छुड़ा चुका था। पाँव नीचे लगते ही कबीर दादा ने सर की जोरदार टक्कर शमशेर दादा की छाती में रसीद की। वो बेख्तियार पीछे हुआ, लेकिन अगले ही लम्हे इसकी जोरदार किक ने कबीर दादा को दोबारा दीवार से टकराने पर मजबूर कर दिया। शमशेर दादा ने इस एक किक पर इक्तफा नहीं किया था। कबीर दादा के संभलने तक वो इस पर मुक्कों की बारिश बरसा चुका था। बड़ी मुश्किल से कबीर दादा ने नीचे बैठकर इन मशीनी मुक्कों से जान छुड़ाई और जरकन लगाकर दीवार से दूर हो गया, मगर अब शमशेर दादा का पारा बुलंद हो चुका था। कबीर दादा को एक मुक्के के जवाब में 3 मुक्के खाना पड़ते। मुसलसल मार खाकर कबीर दादा लहूलुहान हो चुका था। इसके चेहरे और जिस्म से रसता हुआ खून तनावश को इसकी दुआओं के रच जाने की बुरी खबर सुना रहा था। बाप और भाई की मौत के बाद शायद निशोर की मौत का देखना भी इसके नसीब में लिखा था। कबीर दादा को लगने वाली हर चोट इसके दिल पर लग रही थी। इसे महसूस हो रहा था कि कबीर दादा से पहले इसका सांस निकल जाएगा। इसके बावजूद इसके लरजते होंठों पर मनाजात जारी रही। और फिर शमशेर दादा की ज़बरदस्त ठोकर से कबीर दादा दीवार से टकराया और इससे पहले कि वो संभल पाता, इसकी छाती से शमशेर दादा का हाथी जैसा पाँव दोबारा आन टकराया। इसकी सर की पुश्त का जोरदार अंदाज में दीवार से इस्तेसाल हुआ और इसकी आंखों के सामने नीली पीली तारे लहराने लगे थे। वो इसी तरह फिसलता हुआ नीचे बैठ गया। शमशेर दादा ने इसे गिरेबान से पकड़कर सीधा खड़ा किया और इसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ रसीद करने लगा। थप्पड़ खाकर कबीर दादा के रहे से हुसान भी रुखसत होने लगे। 3-4 थप्पड़ लगाकर शमशेर दादा ने इसे गिरेबान से पकड़कर तनाविश की तरफ उछाल दिया। ये गया तेरा खसम। वो पीला पड़ती तनाविश की तरफ मुतवज्जा होते हुए धाड़ा। कबीर दादा ने बड़ी मुश्किल से सर उठाकर तनाविश की तरफ देखा। वो रो रही थी, लरज रही थी। इसके चेहरे पर अजियत, दुख, परेशानी और न जाने कौन कौन सी कैफियत सबत हो चुके थी। शमशेर दादा की आवाज़ बुलंद हुई, ये वो नमक हराम, बेगैरत और एहसान फरामोश है जिसे मैंने सहारा दिया, पाँव पर खड़ा होने के काबिल बनाया, दुश्मनों से बदला लेने के गुर सिखाए, इज्जत से जीना और सर उठा के चलना सिखाया, और आज ये घटिया इंसान एक छोकरी, एक रखेल और एक फाहिशा की खातिर मेरे मुकाबिल आ गया है। कुछ लोग शायद सोच रहे हों कि मैं इसकी जान बख्शी कर दूंगा, तो ये इनकी गलत फहमी है, लेकिन मरने से पहले मैं इसे इसकी रखेल का तमाशा ज़रूर दिखाऊंगा। तुम लोग आज तक गंदी फिल्मों में ऐसे सीन देखते रहे हो, आज तुम्हारे सामने जिंदा शो चलेगा। ये कहते ही शमशेर दादा लरजती कांपती तनाविश की तरफ बढ़ा। कबीर दादा ने मुल्तजी नज़र तनाविश की तरफ उठाई और लरजती आवाज़ में बोला, मैं हार गया तनाविश, तुम्हें इजाज़त है, शायद पहले तुम्हारा जाना बनता था। ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद